आप सुन रहे हैं विविध भारती गीतों भरी कहानी। इस श्रृंखला में आज सुनिए अरगवान रबही की लिखी कहानी अंजलि। वाचन स्वर नेहा शर्मा का। दोपहर की तेज धूप से बचने के लिए अरविंद विकास नगर की मेन रोड की जगह गलियों से होकर अपनी दुकान पहुंचता था। लखनऊ के नए इलाकों की चौड़ी सड़कों में जून की गर्मी और मुश्किल महसूस होती थी। फिर भी इन मोहल्लों में बने छोटे बड़े पार्क और पार्क के किनारे लगे इक्का दुक्का पेड़ भी किसी राहत की तरह हैं। अरविंद इन्हीं इक्का दुक्का पेड़ों की वजह से गलियों वाले रास्ते से अपनी परचून की दुकान पर पहुंचता था। सुबह से लेकर 2 बजे तक उसके भाई दुकान पर बैठते थे और उसके बाद वो शाम के 5 बजे तक दुकान संभालता। फिर भाई आकर दुकान संभालते। 2 बजे से ठीक पहले वो तेज धूप से बचता बचाता सेक्टर 4 की अपनी दुकान पर पहुंचता था और इसी रास्ते वो शाम होने से ठीक पहले पहुंचता था। दोपहर में उसे पूरी गली खाली मिलती, कहीं कोई इंसान नजर ही नहीं आता। लेकिन जब वो शाम होने से पहले लौटता तो गली में हल्की चहल पहल दिखने लगती। कोई अपनी कार बाहर निकाल रहा होता, कोई दूध का पैकेट लेकर घर की ओर जा रहा होता, तो कोई अपने दफ्तर से वापस आ रहा होता। लोग इक्का दुक्का ही दिखते थे। रोज एक घर के बाहर 60 साल का एक आदमी अपना बड़ा सा गेट खोलकर पानी की बौछार लगा रहा होता। बौछार लगाकर फ्री होता तो कई बार यूं ही पाइप छोड़ देता और पानी अपनी रफ्तार से बहता रहता। एक रोज अरविंद के भाई दुकान पर देर से आए और उसकी छुट्टी 6 बजे हुई। वो दुकान से जब घर की तरफ बढ़ा तो उसे उस गली में पहले से कहीं ज्यादा चहल पहल दिखी। पानी बहाने वाले अंकल तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे, लेकिन उसकी नजर 60 साल के अंकल की जगह उनके घर के बगल वाले घर की बालकनी में खड़ी 2 लड़कियों पर पड़ी। लंबे बालों में स्लीवलेस सफेद टॉप और काले शॉर्ट्स पहने लड़की अपने दाएं पांव को रेलिंग पर रखकर एक लड़की से बात कर रही थी। मेहंदी रंग का सूट पहने दूसरी लड़की की सिर्फ पीठ ही नजर आ रही थी और हाँ, पीठ पर ठहरे उसके काले घने बाल भी। दूर से देखने पर टॉप और शॉर्ट पहनी हुई लड़की खूबसूरत लग रही थी। अरविंद ने एक नजर उस लड़की को देखा, लेकिन उसे दोबारा देखना ठीक नहीं लगा। हालांकि आज पहली बार गली कुछ ज्यादा अच्छी जरूर लगने लगी थी। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का, अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। पूछो ना मोहब्बत का असर, हाय ना पूछो, हाय ना पूछो। पूछो ना मोहब्बत का असर, हाय ना पूछो, हाय ना पूछो। दम भर में कोई हो गया परवाना किसी का, दम भर में कोई हो गया परवाना किसी का। अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। कुछ दिन बाद फिर अरविंद दुकान से लेट में छूटा और इस बार उसकी नजर दूसरी लड़की पर पड़ी। नीली पेंसिल जीन्स और छोटे छोटे फूलों के प्रिंट से सजा फ्लोरल टॉप पहने लंबे बालों वाली इस लड़की के गाल सुर्ख थे। आंखें बड़ी बड़ी, माथा चौड़ा और कद उस दूसरी लड़की के मुकाबले लंबा। अरविंद की नजर उस खूबसूरत नौजवान लड़की पर ठहरी गई थी कि उसे बगल में खड़ी दूसरी लड़की दिखाई दी। ये वही लड़की थी जिसे उसने एक और दिन देखा था। आज उसने मैली सी लाल टी शर्ट और सफेद शॉर्ट्स पहन रखे थे। उसके बाल बिखरे से थे और चेहरा सोया हुआ सा लग रहा था। अरविंद को ध्यान आया कि उसे इस तरह बहुत देर ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए और उसने नजर रास्ते की ओर कर ली, लेकिन अगले ही पल फिर नजर उसकी बालकनी की ओर उठ गई।
लेकिन इस बार उसकी नजर पकड़ी गई। दोनों लड़कियों ने उसे देख लिया और अरविंद ने झेपते हुए नजर दूसरी ओर की। लड़कियां बालकनी से गायब हो गईं। उनकी तरह तेजी से तो नहीं, लेकिन अपनी गति से शाम भी नजर से ओझल हो गई। एक नई सुबह। कमरे की खिड़कियां चमक रही थीं, लेकिन उनके किनारों पर धूल अपना घर बना रही थी। तेज धूप खिड़की के शीशों को पार करके बेड पर पड़ रही थी। खिड़की से सटाकर रखी मेज पर लैपटॉप, हेडफोन, A4 साइज के कुछ बिखरे पन्ने, उल्टी रखी एक किताब और मोटे लेंस वाला नजर का चश्मा रखा था। किनारे पर ही दूसरी छोटी मेज पर एक सफेद कवर की डायरी में पेन नजर आ रहा था और एक छोटा सा पेन स्टैंड भी वहीं पास में रखा था, जिसमें 2-3 पेंसिलें और काले नीले डॉट पेन रखे थे। इसके अलावा एक फोटो फ्रेम किसी 35 साल की महिला के पुरानी फोटो से सजा हुआ था। बाथरूम का दरवाजा आवाज के साथ बंद करते हुए काले शॉर्ट्स पहने अंजलि बाहर आई। उसने अपने लहराते बालों को दोनों हाथों से थामकर बाएं हाथ से बेड पर पड़े रबर बैंड उठाकर बाल बांध लिए। कपड़े को एडजस्ट किया और कमरे का दरवाजा खोला। देखा तो दरवाजे के सामने ही घरेलू सहायिका नंदा दीदी उसे नाश्ते के लिए बुलाने खड़ी हैं। अंजलि पलटकर अपना चश्मा उठाते हुए साफ सुथरी मेज की ओर बढ़ी और वहां रखी डायरी लेकर कुर्सी पर बैठ गई। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अंजलि की डायरी। 20 साल की अंजलि जाने कितने सालों से डायरी लिखती रही है और डायरी के कई पन्ने पलटते हुए अंजलि एक सादे पन्ने पर पहुंची और चश्मा लगाकर गुनगुनाती हुई डायरी पर कलम चलाने लगी। ऐ दिले बेकरार, धीरे धीरे मचल, ऐ दिले बेकरार, कोई आता है, यूं तड़प के न तड़पा मुझे बार बार, कोई आता है, धीरे धीरे मचल, ऐ दिले बेकरार। उसके दामन की खुशबू हवाओं में है, उसके कदमों की आहट फज़ाओं में है, उसके दामन की खुशबू हवाओं में है, उसके कदमों की आहट फज़ाओं में है। मुझको करने दे सोना सिंगार, कोई आता है, धीरे धीरे मचल, ऐ दिले बेकरार, कोई आता है, धीरे धीरे मचल, ऐ दिले बेकरार। मुझको छूने लगी उसकी परछाइयाँ, दिल के नजदीक बजती है शहनाइयाँ। मुझको छूने लगी उसकी परछाइयाँ, दिल के नजदीक बजती है शहनाइयाँ। मेरे सपनों के आंगन में गाता है प्यार, कोई आता है, धीरे धीरे मचल, ऐ दिले बेकरार, कोई आता है, धीरे धीरे मचल, ऐ दिले बेकरार। अचानक डायरी छोड़कर अंजलि धड़धड़ाते हुए अपने कमरे से बाहर सीधे किचन की ओर बढ़ी और किचन में नाश्ता बना रही पल्लवी से लगभग बहस करने के अंदाज में कहा, बुआ, मशीन अंदर नहीं रखवाई आपने? अरे हॉल में ठीक से रखी तो है, तुम्हारे कमरे में जगह भी कम है अंजलि। बहुत जगह है मेरे कमरे में, यही हॉल में सिल लो जो सिलना है। मैं हॉल में सिलाई नहीं कर सकती, आप प्लीज अंदर रखवा दो। वैसे तुम्हें क्या जरूरत है, जहां रखी है वहीं रहने दो, पल्लवी ने झुंझलाते हुए कहा। मुझे मम्मा के लिए साड़ी तैयार करनी है, आपको बताया तो था मैंने। कोई जरूरत नहीं है, आप अंदर रखवाती हो या नहीं? नहीं। आपको क्या परेशानी है मेरी माँ से? तकरीबन 40 पसंद पार कर चुकी पल्लवी बुआ ने अंजलि की ओर हताशा से देखा और अपनी बात बदलते हुए कहा, तुम पहले नाश्ता करो। नहीं।
अच्छा, ऑफिस से आकर आज रखवा दूंगी। तुम नाश्ता तो करो। पक्का ना? हाँ पक्का। अपनी बात मान लिए जाने से खुश अंजलि नाश्ता करने बैठी और बुआ अपने कमरे में जाकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। बुआ जल्दी से कपड़े बदलकर चेहरे पर हल्का सा पाउडर और थोड़ा परफ्यूम लगाकर बैग लटकाए कमरे से बाहर आई तो डाइनिंग टेबल में अंजलि नहीं बल्कि उसकी जूठी प्लेट और कप रखे मिले। बुआ ने उन्हें किचन में रखा और ऑफिस के लिए निकल गई। अंजलि ने बुआ की स्कूटी की आवाज सुनकर एक बार खिड़की से बाहर झांका और गेट से निकलती स्कूटी से नजर हटाकर मेज पर सजी महिला की फोटो देखने लगी। फिर उस फोटो को उठाकर मोहब्बत से चूमकर वापस रख दिया। भरी दोपहरी फन रिपब्लिक मॉल के किनारे चाय के ठेले के पास अंजलि की बुआ पल्लवी ने अपनी स्कूटी खड़ी की। नीम के पेड़ के पत्तों से छनकर धूप जमीन पर बिखर रही है। धूप से जरा सा हटकर छांव में बहुत से कर्मचारी खड़े थे और कुछ किसी चीज से टिके बैठे गप्पे लगा रहे थे। वहीं पल्लवी भी चाय का गिलास पकड़े पैंट शर्ट पहने एक आदमी के बगल में खड़ी हो गई। दोनों बातें करने लगे। तुम उसे बता क्यों नहीं देती? क्या बताऊं? यही कि उसकी माँ उसे भुला चुकी है। चाय का एक और घूंट लेकर गिलास ठेले पर रखते हुए लगभग पल्लवी की ही उम्र का प्रेम बोला। प्रेम कई बार बताने की कोशिश की है लेकिन वो ये बात सुनना ही नहीं चाहती। पर बताना तो पड़ेगा ना। पता नहीं। उसके माथे पर आती लट को कान के पीछे करता हुआ प्रेम कहता है, तुम परेशान मत हो पल्लू। प्रेम। ठंडी आहें भरती हुई पल्लवी प्रेम के कंधे से सिर टिकाकर कहती है, फिर उसका हाथ थामते हुए अपना धड़कता दिल संभालते हुए रुककर अगले ही पल कहती है, देखो वो छोड़ो, तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो। मैं तुमसे प्यार करता हूं तो शादी भी तुमसे ही करूंगा। तुम जानते हो मेरी हालत। तुम मेरी बात तो कराओ अंजलि से, मैं उसे मना लूंगा। मुझे डर लगता है प्रेम। क्या डर लगता है? तुम अपने पापा मम्मी से बात नहीं करवा रही थी लेकिन वो तो एक ही बार में मान गए। हाँ पर अंजलि की बात और है। तुम मेरी बात तो करवाओ। प्रेम, मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें कुछ कह दे। अरे कुछ नहीं कहेगी यार, मैं संभाल लूंगा। तभी मोबाइल पर नजर पड़ते ही पल्लवी चौंकी। ओफो, लंच टाइम खत्म हो गया, चलो काम कर लें, ये सब तो होता ही रहेगा। पल्लवी ने चाय वाले को पैसे दिए और दोनों मॉल की ओर बढ़ गए। एक बार पल्लवी की नजर पीछे देखती है और वो प्रेम के साथ कदम मिलाते हुए आगे बढ़ जाती है। हालांकि पल्लवी भी जानती है कि वो प्रेम के बिना नहीं रह सकती, लेकिन अंजलि की सोचकर वो ये बात कहने में सकुचाती है। मुझको तो इतना यकीन है, मुझे प्यार तुमसे नहीं है, मुझे प्यार तुमसे नहीं है, तुम्हें हो ना हो, मुझको तो इतना यकीन है, मुझे प्यार तुमसे नहीं है, मुझे प्यार तुमसे नहीं है, तुम्हें हो ना हो, मुझको तो इतना यकीन है। मुझे प्यार तुमसे नहीं है, मगर मैंने ये राज अब तक न जाना। मुझे प्यार तुमसे नहीं है, मगर मैंने ये राज अब तक न जाना कि क्यों प्यारी लगती है बातें तुम्हारी, मैं क्यों तुमसे मिलने का ढूंढूं बहाना। कभी मैंने चाहा
आधी रात होने को है। स्ट्रीट लाइट जल रही है, लेकिन घरों में अब लगभग अंधेरा हो चुका है। चौकीदार की सीटी कहीं दूर बज रही है। कहीं पास में किसी घर में रेडियो पर मोहम्मद रफी गा रहे हैं, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। बुआ की स्कूटी घर के बाहर ही खड़ी है। पूरे घर में अंधेरा है, लेकिन पल्लवी के कमरे में हल्की रोशनी है। वो अपने बेड के एक कोने में नीम दराज होकर फोन पर प्रेम से बात कर रही है। कल के लिए आलू की सब्जी और रोटी ले आऊंगी। कल कुछ मत लाना, कल सैटरडे है, जल्दी छुट्टी होगी, उसके बाद कहीं खाने चलेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी बाय, क्योंकि 12 बज चुके हैं और सुबह जल्दी उठना होता है। हाँ बाय, लव यू टू। प्रेम से ये कहते हुए पल्लवी को शर्मा जाती है और वो फोन काट कर अपने बिस्तर से उठ खड़ी होती है। पहले उठकर मोबाइल चार्जिंग पर लगाती है, फिर रोज की तरह सोने से पहले अंजलि को देखने उसके कमरे की ओर बढ़ जाती है। अंजलि के कमरे का दरवाजा तो लगा हुआ है, लेकिन बंद नहीं है। पल्लवी कमरे के दरवाजे को हल्के हाथों से खोलती है कि नाइट बल्ब की रोशनी में सोती हुई अंजलि की मासूमियत से उसे दुलार आ जाता है। जैसे ही अंजलि को दुलारने के लिए उसके कंधे को हल्का सा उठाती है कि मम्मा, नींद में ही अंजलि के मुंह से निकलता है, या शायद ये कोई ख्वाब है। पल्लवी उसके कंधे से अपना हाथ हटाने की कोशिश करती है कि अंजलि एक बार फिर मम्मा कहती हैं, और गहरी नींद में डूबी अंजलि पल्लवी को ही अपनी माँ समझकर उससे लिपट जाती है। पल्लवी का चेहरा न जाने क्यों खिल उठता है। नाइट बल्ब की हल्की रोशनी में अंजलि के साथ उसकी माँ की तस्वीर भी साफ नजर आ रही है। पल्लवी एक ठंडी आह भरती है और उसके मुंह से निकलता है, तुझे कैसे समझाऊं गुड़िया। सुबह 7 बजते ही धूप अंजलि के बिस्तर पर उसे जगाने पहुंच गई। माथे पर पड़ती हल्की धूप की गर्माहट से अंजलि की आंख खुली तो रोज की तरह सबसे पहले अपनी माँ की तस्वीर को ही देखा। अच्छी नींद का सुकून उसकी आंखों और उसके भरे भरे गालों वाले चेहरे पर दिख रहा था। अंगड़ाई लेते हुए जब कमरे में देखा तो बगल में सिलाई मशीन रखी दिखी। चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी। दिन की शुरुआत जो अच्छी हो गई। आज खुश होकर मन से अंजलि जल्दी से बिस्तर छोड़ नहाकर तैयार होकर अपने आप ही हॉल में रखी डाइनिंग टेबल पर आकर पल्लवी बुआ के साथ नाश्ता करने लगी। दूध खत्म हो गया है, जब बाहर निकलना तो ले आना। बुआ नाश्ता करते हुए अंजलि से बोली, क्यों दीदी नहीं आई? चाय का बड़ा कप हाथ में लेकर अंजलि ने सवाल किया। वो आज नहीं आई, फोन किया था, उसने बताया कि बीमार है। तो आपने अकेले सिलाई मशीन अंदर रखी है? हाँ, तो क्या हुआ? क्यों, मुझे उठा देती या मैं उठ जाती तब साथ में कर देते। तुम्हें और चाय चाहिए क्या? बुआ बात टालकर और चाय लेने किचन की ओर बढ़ गई। अंजलि चाय गर्म कर रही बुआ को एकटक देखती रही। 11 बजे अंजलि ने अलमारी से पैसे लिए और दूध लेने पास की दुकान पर पहुंच गई, लेकिन वहां दूध नहीं मिलने पर अलग अलग दुकानों में दूध पूछते पूछते अंजलि आखिर अरविंद की दुकान पहुंच गई। अंजलि तो उसे नहीं पहचान पाई, लेकिन अरविंद ने उसे जरूर पहचान लिया। फिर भी ऐसे बात करता रहा जैसे उसने उसे कभी पहले देखा ही ना हो। दूध है? अंजलि ने खुद में खोए हुए ही पूछा। हाँ, कितना चाहिए? 1 लीटर। फ्रिज से दूध के पैकेट निकालकर अरविंद ने थैली में डालकर दे दिया। 100 रुपए का नोट अंजलि ने भी जेब से निकालकर उसके हाथ में थमा दिया और बाकी पैसे और दूध का पैकेट उठाकर अपने घर की ओर बढ़ने लगी। लेकिन अरविंद की नजरों से उसे कुछ तो संदेह हुआ। अरविंद भी उसे जाते हुए देख ही रहा था कि गली में मुड़ने से पहले अंजलि ने पलट कर देखा और अरविंद की नजर से नजर मिलते ही झट से गली में मुड़ गई। उसका दिल जोरों का धड़क रहा था। प्यार का साज भी है, दिल की आवाज भी है, मेरे गीतों में तुम ही तुम हो, मुझे नाज भी है। छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का, छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का, जिसने सुना खो गया पूरा नशा हो गया। छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का, जिसने सुना खो गया पूरा नशा हो गया। छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का।
बनी पैमाने, दिल हुए मस्ताने, राहें बड़ी मतवाली, आने लगे दीवाने। आंखें बनी पैमाने, तो दिल हुए मस्ताने, राहें बड़ी मतवाली, आने लगे दीवाने। मिला मेरे गीत में फसाना तेरे प्यार का, मिला मेरे गीत में फसाना तेरे प्यार का। जिसने सुना खो गया, पूरा नशा हो गया, छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का। गेसु बने जंजीरें, कैद हुई तकदीरें, नाच रही है जवानियां, जैसे तेरी तस्वीरें। गेसु बने जंजीरें, कैद हुई तकदीरें, नाच रही है जवानियां, जैसे तेरी तस्वीरें। अगली शाम सफेद शॉर्ट्स और काला टॉप पहने अंजलि रोज की तरह अपनी बालकनी की रेलिंग पर पैर टिकाकर खड़ी थी कि गली के मोड़ से अरविंद आता दिखाई दिया। उसके घर के पास ही एक पेड़ के नीचे रुककर अरविंद अपने मोबाइल में कुछ देखने लगा और अंजलि की नजरें भी गहनता से उसकी ओर ठहर गईं। अरे, ये तो वो दुकान वाला लड़का है, वो मन ही मन कह उठती है और बीते दिन की बात सोचकर उसके चेहरे पर एक लाली छाने लगी। वहां अरविंद ने मोबाइल पर अपना गाना बदलकर एयरफोन लगाने के बाद जैसे ही नजरें उठाईं कि सामने के घर की बालकनी पर खड़ी लड़की दिखी। अरविंद का ध्यान गाने से हटकर उस ओर हो गया। दोनों की नजरें मिली। अरविंद झिझका, लेकिन अंजलि ने एक मीठी सी मुस्कान दी। अरविंद ने भी अंजलि की मुस्कान का जवाब मुस्कुराकर दिया। दोनों में कोई बात नहीं हुई। अरविंद आगे बढ़ गया और अंजलि उसे जाते हुए देखती रही। अरविंद भी बार बार मुड़कर उसकी ओर देखता रहा। अरविंद के गली पार करने के साथ ही मानो अंजलि के दिल का एक हिस्सा भी उसके साथ गली के पार ही चला गया और उसकी नजरों के बारे में सोचकर ही अंजलि की धड़कन बढ़ गई और मन में एक अनोखी हलचल होने लगी। वो बालकनी से हटकर जल्दी से अपने कमरे में पहुंची और आईने के सामने बैठकर खुद को देखने लगी। अपने बालों को, होठों को, आंखों को, अपने आप को देखते हुए उसके होठों पर मुस्कान आ गई और जैसे उसके चेहरे से चिपक ही गई। इससे पहले शायद कभी खुद को इतने गौर से उसने देखा ही नहीं था। अब एक सिलसिला सा बन गया। अंजलि रोज इंतजार करती और अरविंद जब आता तो हाय हेलो का एक सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन बात इससे आगे नहीं बढ़ी। एक रोज अरविंद जब दुकान से वापस आने लगा तो बालकनी पर प्लास्टिक की कुर्सी तो दिखी, लेकिन अंजलि कहीं नहीं दिख रही थी। मासूम अरविंद पेड़ के पास तक पहुंचा ही था कि पेड़ के बगल के पार्क से अंजलि बाहर आई और उसके बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। अरविंद की धड़कन तेज हो गई। अंजलि उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने ही हिम्मत करके बात की। हेलो, हाय, मेरा नाम अंजलि है, मैं अरविंद। फिर कुछ पल दोनों खामोश रहे। आखिर क्या कहें। मैं आपको देखती हूँ, अंजलि ने अचानक चुप्पी तोड़ते हुए यूं ही कहा। जी? अरविंद ने लगभग चौंकते हुए जवाब दिया। मेरा मतलब है आप मुझे देखते हैं। सॉरी, मेरा मतलब, अरविंद के जो मुंह में आया वो कहने लगा। नहीं, सॉरी की बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है। अरविंद को सुकून आया। अंजलि उसे देखकर मुस्कुराई। दोनों कुछ और पल वहीं खड़े रहे। फिर यकायक जैसे अरविंद को होश आया। अब मैं जाता हूँ। तभी अंजलि ने हिम्मत करके अपना दायां हाथ बढ़ाया और अरविंद ने लगभग कांपते हुए हाथों से हाथ मिलाया और अंजलि की ओर देखे बिना मुस्कुराकर अपनी राह चल पड़ा। इसके बाद से अंजलि और अरविंद एक दूसरे को देखने भर के लिए बेकरार रहने लगे। सारा दिन अंजलि ये सोचती कि वो क्या पहने जो अरविंद को भाए, और ये भी कि आज अरविंद क्या पहन कर आएगा। मोबाइल नंबर का लेन देन भी हो चुका था और मोबाइल पर दोनों की झिझक दूर होने लगी थी, लेकिन आमने सामने अभी भी झिझक बाकी थी। एक दिन अरविंद ने घर से दूर एक कैफे में अंजलि को मिलने के लिए बुलाया। सुबह के 10 बज रहे थे। रोज की तरह पल्लवी बुआ सुबह के नाश्ते के बाद एक और बार चाय बनाने के लिए उठी
और अंजलि से चाय पूछने के लिए जैसे ही उसके कमरे का दरवाजा खोला कि अंजलि को आईने के सामने खड़ा पाया। ये क्या कर रही हो? मेकअप। हाँ वो तो दिख रहा है, पर संडे को कहाँ जा रही हो? घूमने जा रही हूँ। किसके साथ? एक दोस्त के साथ जा रही हूँ। अच्छा, आपको कोई काम था क्या बुआ? नहीं कोई काम नहीं है, मैं तो बस पूछने आई थी कि चाय पियोगी? हाँ हाँ बना लो मेरी भी। बुआ के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। फिर अगले ही पल अंजलि का बेतरतीब मेकअप देखकर बुआ झिझकते हुए बोली, सुनो। क्या? मैं कर दूं मेकअप तुम्हारा? नहीं बुआ मैं कर लूंगी। अच्छा। बुआ ने ज्यादा जोर न देना ही उचित समझा, लेकिन अंजलि ने बुआ का मुंह देखा और बोली, गड़बड़ कर दी ना बुआ? अच्छा ठीक है आप ही कर दो। आती हूँ चाय रखकर। पल्लवी बुआ अंजलि का मेकअप करते करते उससे सवाल भी करती जा रही थी। किसी लड़के से तो मिलने नहीं जा रही हो ना? नहीं। देखो अगर जा भी रही हो तो ध्यान रखना। नहीं जा रही। शाम से पहले घर आ जाना और देर हो तो मुझे बुला लेना। बुआ मैं आ जाऊंगी। पल्लवी बुआ ने अंजलि को अच्छे से तैयार कर दिया और जब अंजलि चिकन का जालीदार काले बूटों वाला सूट क्रीम सफेद दुपट्टे के साथ पहने सामने आई तो उसके खुले लहराते बालों को देख बुआ कह उठी, बाल तो बांध दो बेटा। बुआ मुझे खुले बाल पसंद हैं। अच्छा बाबा जैसी मर्जी, आराम से जाना। आपको क्यों लग रहा है कि जैसे मैं पहली बार घर से बाहर निकल रही हूँ? पल्लवी बुआ ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अगर देती तो यही कहती कि पहली ही बार तो जा रही हो, क्योंकि इसके पहले तो अंजलि कभी इतना तैयार होकर कहीं गई नहीं थी। एक और बुआ अंजलि का ये रूप देखकर खुश थी तो दूसरी ओर अंजलि के घर से निकलने की देर थी कि बुआ को उसकी फिक्र सताने लगी। उन्हें लगा कि एक बार प्रेम से बात कर ले। तभी याद आया कि उनका भी तो प्रेम से मिलने का आज प्लान था, लेकिन ये तो ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान आया तो उन्होंने एक मैसेज डाल दिया और मना कर दिया। घर से बाहर निकली अंजलि को अरविंद 2 गली छोड़कर मिल गया। सफेद शर्ट, नीली जीन्स और स्पोर्ट शूज उसकी पर्सनैलिटी पर जच रहे थे। दोनों ने हाथ मिलाया और एक ऑटो में बैठते ही दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कान दी। पहली बार अरविंद और अंजलि एक साथ कहीं जा रहे थे। ऑटो तो नॉर्मल स्पीड से थोड़ा स्लो ही चल रहा था, लेकिन उस पर सवार 2 जवां दिल अपनी नॉर्मल स्पीड से कहीं तेज धड़क रहे थे। 2 लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। 2 लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। ला 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 Il tempo vola, prendelo, prendelo, amore mio. दिल की बातों का मतलब न पूछो, कुछ और हमसे बस अब न पूछो। दिल की बातों का मतलब न पूछो, कुछ और हमसे बस अब न पूछो। ला ला
बाद अंजलि और अरविंद हजरतगंज के कैफे में आमने सामने बैठे हुए थे। टेबल में एक बड़ी प्लेट में पिज्जा के कुछ पीस रखे हुए थे और एक एक पीस उनके हाथों में था। सामने ही अंजलि की फेवरेट स्ट्रॉबेरी शेक के 2 गिलास भी रखे हुए हैं। शेक लो, अरविंद ने अंजलि की तरफ गिलास बढ़ाते हुए कहा। अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाकर शेक अपनी ओर रखा। कुछ बताओ, अरविंद ने बात छेड़ी। क्या बताऊं? कुछ भी, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। मैं बीकॉम कर रही हूँ यूनिवर्सिटी से। मेरी बेस्ट फ्रेंड शिवानी है। मुझे लिखना पसंद है। और इतना कहते कहते अंजलि की नजर अरविंद की उस निगाह पर गई जो उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने अपनी शर्म छिपाते हुए आगे कहने की कोशिश की और टेबल पर रखे उसके दोनों हाथों को हल्के हाथों से छूते हुए अरविंद ने कहा, और अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा। और मुलायम हाथों को सहलाते हुए अरविंद ने छेड़ जारी रखी। और हर पल अंजलि के चेहरे पर बहार बढ़ रही थी। वो किसी खुशनुमा फूल की तरह खिल रही थी जिसकी खुशबू सारे माहौल को रंगीन कर रही थी। उसने मारे शर्म के हाथ पीछे करने की कोशिश की, लेकिन अरविंद ने उन्हें पकड़ा हुआ था। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? अरविंद के पूछने पर शर्म से लाल चेहरे को अंजलि ने ना में हिलाया। इसके बाद उसकी नजरें झुकी ही रहीं। वो चाहती थी कि अरविंद उसे अच्छे से देख ले, लेकिन उसे अरविंद की निगाहों से बेतहाशा शर्म आ रही थी। वापसी में ऑटो में बैठते ही अरविंद ने अंजलि की ओर देखते हुए कहा, लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ। क्यों? अंजलि हैरानी से अरविंद की ओर देखती है। बस इसलिए कि मैंने तो तुम्हें जी भर कर देखा, लेकिन तुम पीछे रह गई। अंजलि ने प्यार से एक हल्की चपत अरविंद के सीने पर लगाई तो अरविंद कह उठा, हाँ अब कुछ अच्छा लग रहा है। तुम भी ना? कहते हुए अंजलि ने एक बार फिर शर्म से लाल होकर अरविंद के कंधे पे सिर टिका लिया। अंजलि अपने घर की गली में पैदल चलती आ रही थी। घर की बालकनी पर खड़ी पल्लवी बुआ उसका रास्ता देख रही थी। टेंशन में उनके हाथ रेलिंग पर ही चल रहे थे और दूसरे हाथ में मोबाइल के स्क्रीन पर अंजलि की तस्वीर चमक रही थी। अंजलि के जाने के बाद से ही वो कई बार फोन करने का सोचती रही, लेकिन किया नहीं था। अंजलि को देखकर उनके चेहरे पर सुकून आया, लेकिन अंजलि की नजर उन पर न पड़ जाए ये सोचकर वो बालकनी से हट गई। पल्लवी बुआ ने प्रेम के साथ देर रात वाली फोन कॉल पर भी इस बात का जिक्र छेड़ा। तुम क्यों इतनी टेंशन में हो? प्रेम ने पूछा। टेंशन में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे फिक्र है। अरे बाबा, इस उम्र में अंजलि किसी लड़के से नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी? अपने मोहल्ले में पैदल चलते हुए वो फोन पर पल्लवी को समझा रहा था। तुम नहीं समझोगे, पल्लवी हताश होकर कहती हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। मैं खुद औरत हूँ तो ये अच्छी तरह से जानती हूँ। वो जिस तरह से बन-ठन कर गई थी और जैसा उसका चेहरा खिला है, वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। अच्छा ठीक है, पहली बात तो अपने आप को औरत मत कहा करो। इतनी तो खूबसूरत हो तुम। वेरी फनी, पल्लवी ने झूठे गुस्से से कहा। अरे सच में। और दूसरी बात, तुम अंजलि को लेकर फिक्र मत करो। बस उसे समझा दो कि अगर रिलेशनशिप में जाए तो एक दूरी बनाकर रखे। ठीक कहते हो, लेकिन पहले श्योर हो जाओ। पल्लवी को प्रेम की बातों से कुछ राहत सी मिली। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। हाँ मेरी पल्लो, कुछ भी, पल्लवी शर्मा कर बोली। अवध की खुशनुमा शाम की खिलती रात में प्रेम और पल्लवी अपनी मोहब्बत की बातों में लग गए। इतने करीब आके भी क्या जाने किस लिए, इतने करीब आके भी क्या जाने किस लिए, कुछ अजनबी से आप हैं, कुछ अजनबी से हम, कुछ अजनबी से आप हैं। वो एक बात जो थी फकत आपके लिए, वो एक बात जो थी फकत आपके लिए, वो एक बात कहना सके आप ही से हम, वो एक बात कहना सके आप ही से हम, कुछ अजनबी से आप हैं।
ऐद नहीं दिल की बात पर, ऐसी तो कोई ऐद नहीं दिल की बात पर। आपस की बात है तो डरे क्यों किसी से हम, कुछ अजनबी से आप हैं। वहम और हकीकत है जिंदगी। जुलाई की उमस भरी सुबह मौसम में आने वाले बदलाव का संकेत देने लगी थी। रोशनदान से आती धूप दीवारों पर रंग बिखेर रही थी। कमर तक हल्की चादर ओढ़े अंजलि अपने बिस्तर पर थी और उसके पांव चादर से बाहर। उसकी आंखें एक सुकून भरा ख्वाब देखकर खुश हो रही थी। मेज पर माँ की तस्वीर मुस्कुरा रही है। माँ की तस्वीर के बगल में रखी अंजलि की डायरी के खुले पन्ने फड़फड़ा रहे थे, जिसमें से एक में लिखा था, किसी को भी नहीं। ये खत मैं किसी को भी नहीं लिख रही, लेकिन लिख रही हूँ। आज अरविंद ने मुझसे पूछा कि मम्मा पापा साथ रहते हैं क्या। मैं क्या कहती? मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे याद है कि सुबह अच्छे भले गए मेरे पापा वापस नहीं आए। उनका शरीर आया। दादी का रो रो कर बुरा हाल था। बुआ तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। दादू मुझे संभाल रहे थे और मम्मा पापा से लिपट कर रोए जा रही थी। फिर पापा का वो शरीर भी धुआं होकर भगवान के पास चला गया। धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। पापा नहीं थे, पर दादू दादी बुआ थे और मम्मा तो थी ही। दादू दादी गांव लौट गए। बुआ मेरे साथ रहने लगी। फिर एक रोज घर में बड़ा झगड़ा हुआ। मम्मा किसी और से शादी करने की बात कर रही थी और फिर उनकी शादी हो गई। मम्मा कुछ बार आई, लेकिन फिर उनका आना बंद हो गया। फोन भी अब नहीं करती। वो भी क्यों आती? जब आती थी तो बुआ झगड़ा करने लगती। फिर वो नहीं आती थी, लेकिन मुझे उनकी याद बहुत आती थी। अभी भी आती है। मम्मा शादी के लिए मुझे छोड़कर चली गई और बुआ ने मेरी वजह से शादी नहीं की। आज जब अरविंद ने पूछा तो सोचा कहूँ कि बुआ ही मेरी माँ है, पर वो मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ मेरी मम्मा है, अंजलि। आसमान घने बादलों से घिरा है और फिजा में उमस का साया है। हल्की बूंदाबांदी से सड़कें गीली हैं और सड़क के किनारे मिट्टी की रहगुजर से भीनी खुशबू आ रही है। हजरतगंज के हलवासिया कंपाउंड के पास एक कैफे में हलचल दिख रही है। युवा लड़के लड़कियां अपने अपने ग्रुप बनाकर मेजों के पास लगी कुर्सियों पर बैठे हैं। इन्हीं में से एक टेबल पर अंजलि अरविंद के साथ बैठी है और साथ में एक और लड़की बैठी है। अंजलि ने गाढ़े नीले रंग का स्लीवलेस टॉप पहना था। सादा सा मेकअप किया हुआ है। बाल खुले और गले में एक चांदी की चेन थी। वो अच्छी लग रही थी, लेकिन अरविंद की नजर शायद कहीं और ही थी। वो अंजलि के सामने बैठा था, लेकिन उसका ध्यान उसके बगल में बैठी लड़की की ओर था। उसके काले घने बाल उसकी सुराहीदार गर्दन से होकर उसकी काली कुर्ती पर ठहर गए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों का काजल अरविंद को आकर्षित कर रहा था। उसका चौड़ा माथा और अंजलि से थोड़ा लंबा कद भी अरविंद को भा रहा था। लड़की के गाल सुर्खी से भरे थे और होंठों पर गहरी मुस्कान थी। ये शिवानी है। अच्छा, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बताया था ना? अंजलि ने चहक कर कहा। हाँ, बताया था। अपने नानू के यहाँ गई थी, कल ही आई है। अंजलि कुछ ज्यादा ही खुश थी। अरविंद की गहराती नजर शिवानी को पहचान गई थी। ये वही लड़की है जिसे उसने बालकनी में अंजलि के साथ देखा था। अंजलि अपनी बातों में लगी थी, लेकिन शिवानी अरविंद के इस नजर का भाव समझ रही थी। शिवानी ने उस समय कुछ कहना ठीक न समझा और मेन्यू देखने लगी। क्या मंगाऊं मैं? कुछ भी अच्छा सा, अंजलि ने अरविंद को देखते हुए कहा। अरविंद इस बात को भांप गया कि शिवानी उसकी नजर का भाव समझ रही है। कुछ ही देर में तीनों कैफे से बाहर निकल आए। बूंदाबांदी रुक गई थी, लेकिन बादल घने थे। अंजलि कुछ और देर रुकना चाहती थी। वो चाहती थी कि कहीं कुछ देर बैठा जाए, लेकिन शिवानी ने आसमान की ओर देखा
और फिर अरविंद की ओर देखकर जैसे अपने आप से ही कहा, इससे पहले कि तेज बारिश हो घर ही चलना चाहिए। ओरे माझी ओ मेरे माझी, मेरे साजन है उस पार, मैं मनमार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार, मैं मनमार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार। किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना, गुम तो न था कोई भी, अब गुल मेरे भुला देना। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना, गुम तो न था कोई भी, अब गुल मेरे भुला देना। मुझे आज की विदा का, मुझे आज की विदा का मर के भी रहता इंतजार। मेरे साजन है उस पार, मैं मनमार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार। अंजलि ने ऑनलाइन एक ऑटो बुक किया और तीनों उसमें बैठकर घर की ओर निकल गए। अरविंद को उसके घर के पास गली में उतारा और शिवानी भी अंजलि के साथ उसके घर आ गई। दोनों कमरे में जाकर बैठी कि अंजलि उसे अरविंद के बारे में बताने लगी। शिवानी अंजलि की भावना को समझ भी रही थी, लेकिन अरविंद को लेकर उसके मन में शक आ चुका था। बाहर तेज बारिश होने लगी। कुछ देर में बुआ कमरे में पकौड़ियां और चाय देकर अपने काम में लग गई। ये मशीन यहाँ क्यों रखी है? शिवानी ने बात बदलते हुए पूछा। अरे ऐसे ही रखी है। ऐसे क्यों? पर इतनी जगह है घर में, यहाँ क्यों रखना? तू छोड़ना उसे। ये बता अरविंद कैसा लगा? मुझे तो ठीक ठीक ही लगा। शिवानी इस बात को खत्म सा करती हुई बोली। बस ठीक? हाँ भाई ठीक, बस। अरे यार तेरा आशिक है, तुझे पसंद है ना, इतना काफी नहीं है क्या? हाँ ये तो है, तू पहली बार मिली है ना इसलिए ऐसा कह रही है, एक दो बार मिलेगी तो समझ आएगा। दोनों चाय का कप लेकर बालकनी में खड़े होकर बारिश देखने लगे। अंजलि उस पेड़ की ओर देखने लगी जहां वो पहली बार अरविंद से मिलने गई थी। शिवानी बादलों की घड़घड़ाहट को अपने अंदर महसूस कर रही थी। इस बात को 2 दिन बीत गए। घर की बालकनी पर खड़ी अंजलि की नजरें गली की ओर ही टिकी थी। उस मुलाकात के बाद से अरविंद नजर ही नहीं आया। उसने अंजलि से फोन पर भी ज्यादा बात नहीं की। जब सुबह अंजलि ने फोन किया तो अरविंद ने आज सुबह दुकान से वापसी में उससे मिलने की बात कही थी। अब अंजलि का मन हो रहा था कि किसी तरह समय जल्दी चलता हुआ उसी समय में पहुंच जाए। हल्के बादल थे लेकिन आज बारिश नहीं हुई थी। उमस ने मौसम में कसावट पैदा कर दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आने को है। हवा का तेज झोंका पेड़ की एक डाल से सूखे पत्ते बालकनी में फेंक रहा था। हवा से अंजलि के बाल उड़ने लगे और उसे सामने से अरविंद नजर आने लगा। 2 दिन से परेशान अंजलि के चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। अंजलि अरविंद से मिलने नीचे आई तो दूर से ही धुंधलाती फिजा में भी उसे अरविंद के चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि वो पहले की तरह खुश नहीं है, परेशान है। और ये सोचकर वो भी परेशान हो गई। अरविंद ने दूर से अंजलि को देखा और फिर पेड़ के पास रुक गया। अंजलि उससे कुछ पूछना चाहती थी लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या पूछना है और कैसे। फिर उसने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ। परेशान हो क्या? हाँ थोड़ा परेशान हूँ। बताओ मुझे, मैं दूर करूंगी तुम्हारी परेशानी, अंजलि ने आशा भरे शब्दों में कहा। नहीं, अपने आप दूर हो जाएगी। अरे हाँ कोई बड़ी बात नहीं है, बस कुछ समय में ठीक हो जाएगा सब। इसके बाद अंजलि बहुत कुछ कहना चाहते हुए भी कुछ न कह सकी। अरविंद जाने लगा तो एक बार अंजलि का जी चाहा कि उसे रोक ले, लेकिन इसका भी क्या फायदा होता, यही सोचकर खुद को ही रोक लिया। अरविंद चला गया। अंजलि उसे दूर तक जाते हुए देखती रही। दोनों के बीच कुछ बदल चुका था।
फोन पर अरविंद बात नहीं कर पाने का कोई न कोई बहाना बताता। अंजलि को भी एहसास होने लगा था कि या तो अरविंद को कोई बड़ी परेशानी है या फिर वो उससे दूर जा रहा है। यूनिवर्सिटी की छुट्टियां खत्म हो गई थीं। अंजलि दिन में यूनिवर्सिटी जाती, लेकिन उसका सारा ध्यान अरविंद की ओर लगा रहता। यूनिवर्सिटी से आकर वो बालकनी पर ही खड़ी रहती। 1 हफ्ते से ज्यादा समय बीत गया था। ना तो अरविंद ही उसे रास्ते पर नजर आया और ना ही उसकी आवाज ही फोन पर सुन सकी थी। लेकिन व्हाट्सएप पर वो छोटे छोटे रिप्लाई किया करता था। 1-2 बार अंजलि ने अरविंद के भाई की दुकान पर जाकर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वहां उसने बिजी होने की बात कह दी। अंजलि को अरविंद का ये व्यवहार समझ ही नहीं आ रहा था। कहाँ तो वो प्यार भरे सपने सजा रही थी और कहाँ अरविंद उसकी खुली आंखों से ही दूर होता नजर आ रहा था। हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे, डूबे जब दिल की नैया, सामने थे किनारे, हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे, डूबे जब दिल की नैया, सामने थे किनारे, हम थे जिनके सहारे। क्या मोहब्बत के वादे, क्या वफा के इरादे, रेत की है दीवारें, जो भी चाहे गिरा दे, जो भी चाहे गिरा दे, हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे। है सभी कुछ जहां में, दोस्ती है वफा है, अपने कम नसीबी, हमको ना कुछ भी मिला है, हमको ना कुछ भी मिला है, हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे। यूं तो दुनिया बसेगी, तन्हाई फिर भी डसेगी, जो जिंदगी में कमी थी, वो कमी तो रहेगी, वो कमी तो रहेगी। उस रोज मोबाइल की रिंग हुई कि अंजलि ने अरविंद का कॉल समझकर लपक कर फोन पकड़ा, लेकिन फोन स्क्रीन पर अरविंद की जगह शिवानी का नाम देखकर उसने बेरुखी से फोन उठाया। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज आई। हाँ हेलो, उधर से अंजलि ने रूखा सा जवाब दिया। क्या हुआ तुझे? मुझे क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ। फिर 2 दिन से यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? शिवानी ने धमकाया। नहीं आई बस। अच्छा सुन, मुझे कुछ बताना था तुझे। क्या? मिलकर बताती हूँ। अरे बता ना। नहीं, आज शाम को तेरे घर आती हूँ, शिवानी ने गंभीर होते हुए कहा। पर क्या बात है, कुछ हिंट तो दे। अंजलि झुंझला उठी। अरविंद के बारे में है। अरविंद? हाँ, क्या हुआ अरविंद को? कुछ नहीं हुआ उस नीच को, शिवानी चिढ़कर बोली। अरे कैसी बात कर रही है अरविंद के बारे में?
आकर बताती हूँ, यूनिवर्सिटी में हूँ भी। मैं आऊँ यूनिवर्सिटी? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं आती हूँ आज शाम को, कहकर शिवानी ने फोन रख दिया। फोन बंद होने के बाद से ही अंजलि उस बात को लेकर बेचैन थी जिसका जिक्र शिवानी करने वाली थी। अंजलि बालकनी पे खड़े अंदाजा लगा रही थी कि उसकी नजर पेड़ के पास खड़े अरविंद पर पड़ी और अंजलि का मोबाइल बजने लगा। देखा तो अरविंद का ही फोन था। घने बादलों से अंधेरा चारों ओर फैल गया था। हवाएं तेज रफ्तार में चल रही थीं। फूलदार लॉन्ग स्कर्ट और सफेद शर्ट पहने अंजलि तेज रफ्तार से नीचे आ रही थी कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, लेकिन वो गेट खोलकर दौड़ती हुई दूसरे पार पहुंच गई। अरविंद पेड़ के नीचे था, लेकिन भीग रहा था। इससे पहले कि अंजलि कुछ कहे, अरविंद बोल पड़ा, तुम मेरा इंतजार मत किया करो। अरे, तुम फोन भी? लेकिन अंजलि कुछ और कहती, उसके पहले ही अरविंद उसकी बात बीच में टोकते हुए बोला, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये क्या कह रहे हो और क्यों? जोर से बादल गरजा और बारिश की बूंदें मोटी हो गईं, क्योंकि यही सच है। अंजलि अरविंद को आस भरी नजरों से देखने लगी। तभी अरविंद ने कहा, मैं शिवानी से प्यार करता हूँ। उसके इस वाक्य ने अंजलि की आस को पूरी तरह तोड़ दिया। इसके बाद अरविंद ने क्या कहा उसने कुछ भी नहीं सुना। उसने कठोर नजर से अरविंद की ओर देखा और फिर अपने दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई। अरविंद जाने लगा, लेकिन अंजलि ने उसे एक बार भी नहीं देखा। वो अपने दरवाजे के सामने जैसे बेसुध खड़ी हुई थी। कुछ देर में वो घर के अंदर चली गई। शाम होते होते बारिश हल्की हो गई। पल्लवी बुआ अपनी स्कूटी गेट के अंदर ही कर रही थी कि शिवानी छाता लिए ऑटो से उतरती दिखी। दोनों साथ ही ऊपर जाने लगे। अचानक फिर से तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। पानी की बौछारें बालकनी तक आने लगी। अंजलि के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मेज पर रखी डायरी के पन्ने हवा से उड़ते उड़ते एक पन्ने पर आकर रुक जाते हैं, जिस पर लिखा है, बुआ, मुझे मालूम है मम्मा अब नहीं आएंगी। तुम्हें भले लगता हो कि मैं उनका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन नहीं, मुझे उनका इंतजार नहीं है। हाँ, मैं उन्हें प्यार करती हूँ और तुम्हें भी, लेकिन तुम्हें ज्यादा प्यार नहीं करती। इतना जरूर करती हूँ कि जो साड़ी तैयार कर रही थी वो मम्मा के लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। अलमारी में रखी है साड़ी, तुम्हें दी नहीं क्योंकि समझ ही नहीं आया कि कैसे दूं। बुआ, तुम प्यारी लगोगी उस साड़ी में, और वो जिन्हें तुम चाहती हो वो भी तुम्हें साड़ी में देखकर खुश होंगे। मैंने एक रोज तुम्हें उनके साथ देखा था और मुझे यकीन हो गया था कि तुम प्यार में हो। कितना अच्छा है ना? पता है, मेरी मम्मा मुझे बहुत प्यार करती हैं। इस बात का कोई सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि यही सच है। तुम भी मेरी माँ के लिए दिल में कड़वाहट मत रखो। मुझे दुख होता है जब तुम उनको कुछ कहती हो। अंजलि। डायरी का पन्ना हवा से एक और बार पलटता है और आखिरी पन्ने पर आकर रुक जाता है, जिसमें लिखा है, मम्मा, मैंने तुमसे हमेशा बहुत प्यार किया, तुम्हारा बहुत इंतजार किया, लेकिन वो इंतजार बहुत साल पहले खत्म हो गया था। मुझे एहसास हो गया था कि तुम अब शायद ही कभी आओ, लेकिन लगता था कि कभी तो तुम मुझे फोन कर ही लोगी। पर वो उम्मीद भी खत्म हो गई। एक आस जिसकी वजह से मैं यहाँ थी, अब वो भी नहीं रही। मेरी वजह से बुआ अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही। मैं नहीं चाहती कि हमेशा ऐसा रहे, इसलिए अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। आप आना तो ये नहीं सोचना कि मैंने आपका इंतजार नहीं किया, पर अब और नहीं। अंजलि। तेज हवा से डायरी के सारे पन्ने उलट पलट होते हैं और डायरी बंद हो जाती है। तेरी दुनिया से होके मजबूर चला, मैं बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर चला तेरी दुनिया से, होके मजबूर चला, मैं बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर चला तेरी दुनिया से। इस कदर दूर के फिर
लौट के भी आ न सकूं, ऐसी मंजिल के जहां खुद को भी मैं पा न सकूं। और मजबूरी है क्या, और मजबूरी है क्या, इतना भी बतला न सकूं। तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर चला तेरी दुनिया से। आँख भर आई अगर अश्कों को मैं पी लूँगा, आह निकली जो कभी होठों को मैं सी लूँगा। तुझसे वादा है किया, तुझसे वादा है किया, इसलिए मैं जी लूँगा। गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आप सुन रहे थे अरगवान रब्बही की लिखी कहानी अंजलि। वाचन स्वर नेहा शर्मा का, संपादन सहयोग काजल भदरगे। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अगले सप्ताह किसी नई कहानी के साथ होंगे हाजिर। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।